नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और मौर्य प्रशासन पर चर्चा कर रहे हैं। मौर्य प्रशासन से अक्सर आप लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मौर्य प्रशासन। और मैं आपका मुकेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। यदि आप लोग नए जुड़े हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं जो लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, मैं आज शुरू कर रहा हूं मौर्य प्रशासन। चलिए, मौर्य प्रशासन आज का जो हम लोग का टॉपिक्स है वो है मौर्य प्रशासन। क्लियर? मौर्य प्रशासन में भी केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। तो आज हम लोग का टॉपिक्स है मौर्य प्रशासन। काफी इंपॉर्टेंट, काफी परीक्षोपयोगी। अच्छे से देखिए इसको आप लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला है कि मौर्य प्रशासन के स्रोत क्या है। मौर्य प्रशासन के स्रोत, और यहां से भी कई बार आप लोग को एग्जाम में प्रश्न रहा है। तो मौर्य प्रशासन के स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र। पहला क्या है भाई? अर्थशास्त्र। क्लियर? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हम लोगों को मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर? आइए, अब इससे हम लोग क्या क्या जानते हैं अर्थशास्त्र से। तो राजा के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, मंत्री परिषद के विषय में। एक बार आप लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में कि मंत्री परिषद का उल्लेख कहां प्राप्त होता है, और 4 स्रोत दे दिया। आप लोग का आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो क्या बताने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन डायरेक्ट देगा कि मंत्री परिषद का उल्लेख निम्नलिखित में से किन स्रोतों से प्राप्त होता है। अब आप लोग का आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। क्लियर? आइए, तीसरा है तीर्थ। तीर्थ के विषय में जानकारी प्राप्त होता है किससे? अर्थशास्त्र से। अगला है अध्यक्ष। अध्यक्ष। अगला है राजस्व। गुप्तचर प्रशासन, यह भी क्वेश्चन कई बार आप लोग से पूछा है। गुप्तचर प्रशासन के बारे में जानकारी हम लोगों को कहां से प्राप्त होता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। दंड व्यवस्था, जहाज रानी, तो ये सारे बात की जानकारी आप लोग को कहां से प्राप्त होता है? अर्थशास्त्र से। दूसरा जो स्रोत है वो है इंडिका। क्या है भाई? इंडिका। और आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। तो इंडिका से भी हम लोगों को पता चलता है प्रशासन के विषय में, विशेषकर नगर प्रशासन। ये क्वेश्चन कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछा है कि मौर्य काल के नगर प्रशासन का उल्लेख या जानकारी कहां से प्राप्त होता है। आप लोग क्या आंसर देंगे? इंडिका से। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है सैन्य प्रशासन। किस प्रशासन के विषय में भाई? सैन्य प्रशासन के विषय में। तो सैन्य प्रशासन या फिर नगर प्रशासन, इस दोनों के विषय में जानकारी के जो स्रोत हैं हम लोगों का, वो कौन है? इंडिका। क्लियर भाई? चलिए अगला देखिए। अगला जो स्रोत है वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। कौन अभिलेख भाई? जूनागढ़ अभिलेख। और इससे क्या पता चलता है हम लोग को? तो सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासन के विषय में, सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासन के विषय में जानकारी हम लोगों को कहां से प्राप्त होता है? आंसर क्या देंगे आप लोग? जूनागढ़ अभिलेख। आइए
लास्ट जो स्रोत है वो है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, किसके अभिलेख भाई? अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख से अशोक के समय में किए गए प्रशासनिक सुधार के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो ये 4 प्रमुख स्रोत हैं मौर्य प्रशासन के। मौर्य प्रशासन को जानने के हम लोगों के पास कितने स्रोत हैं? तो 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख। क्या कर पाएंगे? इंडिविजुअल क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है सौराष्ट्र प्रांत के प्रशासन के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत। नगर प्रशासन की जानकारी कहां से? या नगर प्रशासन ना देके आप लोग को सिंपल क्वेश्चन फंसाने के लिए करेगा पाटलिपुत्र प्रशासन। तो बताइए नगर था कि नहीं? पाटलिपुत्र था। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में भी जानकारी आप लोगों को कहां से प्राप्त होगा बताइए? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? इंडिका। क्लियर? अब बताइए गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है हम लोगों का? अर्थशास्त्र। क्लियर? तो चलिए ये हुआ स्रोत। अब है कि ये जो प्रशासन है मौर्य, इसका उद्देश्य क्या था? तो दूसरा बात अब हम लोग कर रहे हैं मौर्य प्रशासन के उद्देश्य। अगला है मौर्य प्रशासन के उद्देश्य। तो 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं मौर्य प्रशासन के। कितने महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं? 3। फर्स्ट है राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना। राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना। तो राज्य या फिर कहिए मौर्य साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना मौर्य प्रशासन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा है अधिक से अधिक कर वसूल करना। अधिक से अधिक कर वसूल करना। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा कर वसूल करना। और तीसरा है अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण। अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण। तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। अगर पूछे आप लोगों से मौर्य प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बताएंगे आप लोग? राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना, अधिक से अधिक कर वसूल करना, कर मतलब टैक्स, और अधिशेष उत्पादन पर नियंत्रण करना। क्लियर? तो ये प्रमुख उद्देश्य हो गए मौर्य प्रशासन के। तो अभी तक हम लोग 2 बात किए। एक बात किए मौर्य प्रशासन के स्रोत और दूसरा किए मौर्य प्रशासन के उद्देश्य। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौर्य कालीन प्रशासन जो है वो लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मौर्य प्रशासन किस अवधारणा पर आधारित था? आंसर आप लोग क्या देंगे? लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित था। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा यह केंद्रीकृत शासन था। विशेषता है इसकी केंद्रीकृत शासन प्रणाली। केंद्रीकृत शासन प्रणाली। तो मौर्य प्रशासन कैसा था? लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित था, केंद्रीकृत शासन था। लेकिन याद रखना है केंद्रीकृत का अर्थ क्या हुआ? केंद्रीकृत का अर्थ हुआ कि प्रशासन राजा में केंद्रित था। प्रशासन के केंद्र बिंदु राजा होते थे। एक ही व्यक्ति से डिसीजन नीचे तक पहुंचता था। इसको कहते हैं केंद्रीकृत प्रशासन। और केंद्रीकृत प्रशासन होते हुए भी मौर्य प्रशासन निरंकुश नहीं था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोक कल्याणकारी राज्य था, केंद्रीकृत शासन प्रणाली था, लेकिन
निरंकुश नहीं था। अक्सर ऐसा देखा गया है कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली निरंकुश हो जाता है, लेकिन मौर्य प्रशासन निरंकुश नहीं था, मौर्य राजा निरंकुश नहीं थे। तो मौर्य प्रशासन की यह विशेषता हुई, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली है और निरंकुश नहीं था। दूसरी बात, जटिल नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलता है, जटिल नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो जटिल नौकरशाही व्यवस्था देखने को मिलता है किसमें? मौर्य प्रशासन में। क्या इतना बात समझ में आया भाई? चलिए अगला अब ध्यान देना है हम लोगों को। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन, भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन, भारत का प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली कौन था? अब आप लोग का आंसर क्या होगा बताइए? आप लोग का आंसर होगा मौर्य प्रशासन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हम लोगों का इंपॉर्टेंट, कौटिल्य ने। किसने भाई? कौटिल्य ने, या फिर कहिए चाणक्य ने राज्य की सप्तांग, राज्य की सप्तांग, ध्यान रखिए सप्तांग का अर्थ क्या हुआ? 7 अंग। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया, विचारधारा को प्रतिपादित किया। तो राज्य की सप्तांग विचारधारा किसके द्वारा दिया गया? कौटिल्य के द्वारा। अब ये सप्तांग विचारधारा है क्या? तो कहता है राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य के कितने अंग होते हैं? 7 अंग। और ये बहुत फेवरेट है एग्जाम का, अक्सर यहां से प्रश्न पूछता है कि 7 अंग में कौन कौन है या कौन नहीं है। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 जो आते हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। फर्स्ट राजा, फर्स्ट क्या होगा? राजा। दूसरा अमात्य, फर्स्ट क्या हुआ? राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, या फिर कह सकते हैं सेना और मित्र। ये राज्य के 7 अंग हुए और इसी को कहते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। कौन दिए थे? कौटिल्य। तो मौर्य प्रशासन सप्तांग सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था और इस सप्तांग सिद्धांत में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। राजा को, किसको? राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। और आपको पता ही है कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन था, तो स्वाभाविक है राजा प्रशासन के केंद्र बिंदु थे। सप्तांग सिद्धांत में भी सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया? राजा को। इससे पता चलता है कि राजा बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े हैं कि जब तक राजा मजबूत रहे तब तक मौर्य प्रशासन बहुत मजबूत स्थिति में रहा। मौर्य साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य के रूप में सामने आया। जैसे राजा कमजोर हुए, साम्राज्य का पतन हो गया। तो राजा केंद्रीकृत शासन प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए अब आइए अर्थशास्त्र के अनुसार, अब ध्यान रखिएगा अगला क्या है? अर्थशास्त्र के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्थशास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार भाई? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी
कहलाते थे? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। मौर्य काल में उच्चाधिकारी कहलाते थे किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार। आंसर होगा तीर्थ। याद रखिए, तीर्थ। क्या बोलेंगे? तीर्थ। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन के उच्चाधिकारियों को क्या कहा जाता था? आंसर क्या देंगे? तीर्थ। क्या बोलेंगे भाई? तीर्थ। क्लियर है? और अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है कितने तीर्थ का भाई? 18 तीर्थ का। तो अर्थशास्त्र में कितने उच्च अधिकारियों का वर्णन मिलता है? आंसर क्या देंगे? 18। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, कई बार तीर्थ के स्थान पर या अधिकांश समय तीर्थ के स्थान पर महामात्र शब्द का प्रयोग, महामात्र शब्द का प्रयोग होता था। किसका भाई? महामात्र। ध्यान रखिए, किसका? महामात्र। तो तीर्थ के स्थान पर बहुत जगह महामात्र शब्द का प्रयोग होता था। तो तीर्थ के लिए ही महामात्र शब्द आया है, तीर्थ का ही पर्यायवाची महामात्र है। तो ध्यान रखिए, तीर्थ कहें या महामात्र कहें, एक ही बात हुआ, ये दो बात नहीं है, ध्यान देना है हम लोगों को। चलिए, इसके अतिरिक्त, मतलब तीर्थ के अतिरिक्त, तीर्थ के अतिरिक्त 26 अध्यक्षों का, कितने अध्यक्षों का? 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। तो प्रशासन में तीर्थ के बाद अध्यक्ष का महत्व है। प्रशासन में तीर्थ के बाद अध्यक्ष का महत्व है। और तीर्थ की संख्या 18 है और अध्यक्ष की संख्या 26 है। तो केंद्रीय प्रशासन में ये तीर्थ या महामात्र कहने और अध्यक्ष, इन्हीं का पकड़ था या यही महत्वपूर्ण स्तंभ थे मौर्य केंद्रीय प्रशासन के। कौन कौन भाई? तीर्थ और अध्यक्ष। तीर्थ कितने? 18, अध्यक्ष कितने? 26। दोनों का उल्लेख किस में? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो अध्यक्ष थे, इसी को मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज मजिस्ट्रेट कहता था। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। तो मेगास्थनीज जो है अध्यक्षों को क्या कहा है? मजिस्ट्रेट कहा है। तो अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट कौन कहा है? तो मेगास्थनीज। अध्यक्ष का नाम मजिस्ट्रेट कहां मिलता है? तो इंडिका में। क्लियर है? अब आइए, अब जो इंपॉर्टेंट शुरू होता है वो ये है कि 18 तीर्थ और उनसे संबंधित विभाग। यहां से आप लोग को क्वेश्चन बराबर रहता है। तो 18 तीर्थ और उससे रिलेटेड विभाग, अब इस बात पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट पुरोहित। पहले तीर्थ को क्या कहेंगे हम लोग? पुरोहित। और इनको प्रधानमंत्री भी कहते हैं हम लोग। पुरोहित, और पुरोहित को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। क्लियर? दूसरा है प्रशास्ता। प्रशास्ता, अच्छे से कॉपी कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए और ये बहुत काम आएगा, बार बार रिवाइज करना है। प्रशास्ता, राजकीय आज्ञाओं को, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला, लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। तो प्रशास्ता क्या कार्य था भाई? राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य करते थे। कौन? प्रशास्ता। सेनापति तो आप लोग को पता ही है, सेना प्रमुख को क्या कहते हैं? सेनापति। अगला है युवराज। युवराज किसको कहते हैं? राजा के उत्तराधिकारी को। राजा के उत्तराधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? युवराज। पता ही आप लोग को। अब आइए, समाहर्ता।
मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, समाहर्ता। ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, इसको पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है और अक्सर पूछा जाता है। कौन? समाहर्ता। राजस्व विभाग के प्रमुख, राजस्व विभाग के प्रमुख समाहर्ता कौन थे भाई? राजस्व विभाग के प्रमुख। अगला है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्निधाता। क्या है? सन्निधाता। इसमें स्टार मार्क कर लीजिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम मेरे शब्दों में सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये। अगला क्या है बताइए? सन्निधाता। और सन्निधाता कोषाध्यक्ष होते थे, राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। कौन? सन्निधाता। क्लियर है? आइए अगला, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय। न्यायालय दो प्रकार के, फौजदारी और दीवानी। ये किसकी बात कर रहे हैं? फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहते हैं हम लोग? प्रदेष्टा। क्लियर है? अगला देखिए, नायक। युद्ध भूमि में या युद्ध में सेना का संचालक, युद्ध में सेना का संचालक क्या कहलाता है? नायक। अगला है हम लोगों का कर्मांतिक। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों, उद्योग एवं कारखानों के प्रमुख, उद्योग एवं कारखानों के प्रमुख क्या कहलाते हैं? कर्मांतिक। अगला है हम लोगों का दंडपाल। कौन भाई? दंडपाल। क्लियर है? दंडपाल। चलिए, दंडपाल क्या है? सेना की सामग्री जुटाने वाला, सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी, सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा व्यावहारिक। व्यावहारिक ये है दीवानी न्यायालय। कौन न्यायालय भाई? दीवानी न्यायालय। क्लियर? दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहते हैं हम लोग? व्यावहारिक। नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए अगला देखते हैं हम लोग अब, नागरक। क्या नाम है? नागरक। नगर के प्रमुख अधिकारी, नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? नागरक। ये सारे तीर्थ की चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग। किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई? तीर्थ की। क्लियर? चलिए अगला देखिए, दुर्गपाल। क्या नाम है? दुर्गपाल। क्लियर है? दुर्गपाल किसको कहते हैं? राजकीय दुर्ग, राजकीय दुर्गों के प्रमुख अधिकारी। क्लियर है? क्या कहलाएगा? दुर्गपाल। अगला है हम लोगों का अंतपाल। अंतपाल तो ये है सीमावर्ती दुर्गों के, सीमावर्ती दुर्गों के प्रमुख अधिकारी। तो सीमावर्ती दुर्गों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहेंगे हम लोग? अंतपाल। क्या भाई? अंतपाल। अगला है दौवारिक। दौवारिक राजमहल के देखरेख करने वाले, राजमहल के देखरेख करने वाले प्रमुख अधिकारी क्या कहलाएगा? दौवारिक। क्लियर? अगला है अगला जो है हम लोग का वो क्या है? तो उसका नाम है आंतरवेशिक। राजा के अंगरक्षकों, राजा के अंगरक्षकों के प्रमुख अधिकारी, राजा के अंगरक्षकों के प्रमुख
क्लियर है? आइए अगला है मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष, और मंत्री परिषदाध्यक्ष तो नाम से ही स्पष्ट है आप लोगों का, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। क्लियर? आइए लास्ट आटविक। क्या है भाई? आटविक। लास्ट है हम लोगों का आटविक। आटविक कौन थे भाई? अधिकारी का नाम, तो वन विभाग का प्रधान अधिकारी, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। तो यहां से आप लोगों को अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, खास करके आप लोगों को समाहर्ता और सन्निधाता दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। सन्निधाता बताइए, राजस्व विभाग के प्रमुख, नहीं समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रमुख, और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता और राजस्व विभाग के प्रमुख को समाहर्ता। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम आप लोगों को सारे लिखवा चुके हैं, सबको अच्छे से नोट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। 4-5 बार रिवाइज करेंगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली, क्या है ना, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते नहीं हैं तो फिर याद नहीं होता। चलिए अब हम लोग करते हैं अध्यक्ष। तो आप लोग को पता है 26 अध्यक्ष हैं। कितने? 26। लेकिन हम यहां 26 नहीं, सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष के बारे में करवा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष, कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष और उसके विभाग। क्लियर है? तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष कौन कौन है इस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहला है पन्याध्यक्ष। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पन्याध्यक्ष। क्या नाम है? पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। किस विभाग का भाई? वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? पन्याध्यक्ष। अगला है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष है मापतौल विभाग का। किस विभाग का? मापतौल विभाग का अध्यक्ष को क्या कहेंगे? पौतवाध्यक्ष। अगला है सुनाध्यक्ष। सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने का, बूचड़ खाने का अधिकारी या बूचड़ खाने विभाग का प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? सुनाध्यक्ष। अगला है कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष वन, वन तथा उसकी संपदा, वन तथा उसकी संपदा विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? कुप्याध्यक्ष। क्लियर है? अगला देखते हैं सूत्राध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कौन भाई? सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग, कताई बुनाई विभाग के प्रमुख को क्या कहेंगे? सूत्राध्यक्ष। क्लियर है? अगला है लोहाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग के, किस विभाग के भाई? धातु विभाग के अध्यक्ष को क्या कहेंगे? लोहाध्यक्ष। अगला है लक्षणाध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लक्षणाध्यक्ष टकसाल के, टकसाल के अध्यक्ष, टकसाल विभाग जहां पर सिक्का डाला जाता है उस विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे हम लोग? बताइए। तो क्वेश्चन पूछेगा लक्षणाध्यक्ष। क्लियर? आइए मुद्राध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन पूछता है। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग, पासपोर्ट विभाग के प्रमुख अध्यक्ष मुद्राध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहेंगे? मुद्राध्यक्ष। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग, जहाज रानी विभाग को क्या कहेंगे? नवाध्यक्ष। अगला है हम लोगों का विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष क्या नाम है भाई? विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष है चारागाह, चारागाह का अध्यक्ष,
चारागाह का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष भाई? चारागाह का। क्या? विविताध्यक्ष। अगला है अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष, अच्छे से नोट कीजिए, अक्षपटलाध्यक्ष। अभी थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन जब बार बार इसको लिखेंगे और रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर ये आप लोगों का एकदम अपना हो जाएगा। थोड़ा अभी कठिन तो लगेगा क्योंकि पहली बार देख रहे हैं आप लोग। अगर इसको 2-4 बार आप लोग देख लेंगे ना तो आसान हो जाएगा। ये कठिन थोड़ा लगता है, जब टर्मिनोलॉजी को हम लोग पहली बार यूज करते हैं तो वो कठिन लगता है। अब जैसे किसी अंग्रेज को आप बोल दीजिए बजरंगबली बोलने के लिए, देखिए उसको बहुत कठिन लगेगा बोलने में, लेकिन हम लोग आराम से बोलते हैं। तो ये क्या है ना, अभ्यास है। तो लक्षणाध्यक्ष बताइए, अक्षपटलाध्यक्ष बताइए। ये महालेखाकार है। महालेखाकार को कहते हैं। किसको कहते हैं? महालेखाकार को क्या कहते हैं? अक्षपटलाध्यक्ष। क्लियर है? अगला देखिए, शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष कौन भाई? शुल्काध्यक्ष। और शुल्काध्यक्ष किसको कहते हैं? तो चुंगी एवं शुल्क विभाग, चुंगी एवं शुल्क विभाग के अध्यक्ष, शुल्क विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? शुल्काध्यक्ष। क्लियर है? और 2-3 देखिए आप लोग। अगला है देवताध्यक्ष। कौन भाई? अगला है हमारा देवताध्यक्ष। धार्मिक संस्थानों के प्रमुख, धार्मिक संस्थानों के प्रमुख, देवताध्यक्ष। क्लियर है? अगला है अकराध्यक्ष। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। अकराध्यक्ष खान विभाग का, खान समझते हैं ना, खान विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अकराध्यक्ष। लास्ट है संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों, व्यापारिक मार्गों के देखरेख करने वाले विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाएगा? संस्थाध्यक्ष। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हम आप लोगों को मौर्य प्रशासन का पार्ट फर्स्ट करवाए हैं और इसमें केंद्रीय प्रशासन पर बल दिए हैं। किस प्रशासन पर भाई? केंद्रीय प्रशासन पर। रेस्ट अगले वीडियो में हम लोग प्रांतीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, नगर प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरे साथ रहना, मेरे साथ पढ़ना आप लोग को अब अच्छा लग रहा होगा। कंटिन्यू कीजिए। अब हम क्रम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरे साथ बने रहिए। काफी परीक्षोपयोगी होगा। आपको आगे जाकर पता चलेगा कि क्या फायदा हुआ। कोई भी एग्जाम का सेट बनाइए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जो टॉपिक्स हमसे पढ़ चुके हैं वो आपका क्लियर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है और आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।